Good afternoon to all the students. Welcome to the Let's Learn Economics with Abdul Hamid. Today in this video I am going to discuss about the status of India's foreign trade and infrastructure at the time of independence. This is from your Indian economic development part, unit 1, that is state of Indian economy on the eve of independence. আজিৰ ভিডিঅ'ত বা আজি আমি ইয়াত বিশেষভাৱে কি আলোচনা কৰিম, স্বাধীনতাৰ সময়ৰ ভাৰতৰ বৈদেশিক বাণিজ্য আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। So the condition or the status of foreign trade during colonial period can be understood from the some of the characteristics of India's foreign trade during that period. So the first one will be the exporter of primary products and importer of finished goods. प्राथमिक सामग्री रप्तानी और चूड़ांत द्रव्य आमदनी ड्यूरिंग जो ब्रिटिश पीरियड था, उस टाइम ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ था, जो हमारा ट्रेड था बेसिकली इंडिया क्या करते थे, जो प्राइमरी गुड्स होगा, जो रॉ मटेरियल्स है, वो सबका क्या करते थे, प्राइमरी गुड्स का एक्सपोर्ट करते थे। जो बेसिक प्राइमरी गुड्स है वो सब एक्सपोर्ट करते थे आउटसाइड ऑफ द कंट्री, और जो फिनिश्ड गुड्स है वो फिनिश्ड गुड्स सब क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, क्योंकि फिनिश्ड गुड्स जो प्रोडक्शन करने के लिए मशीनरी और इक्विपमेंट का ज़रूरत था उस टाइम इंडिया पे इतना नहीं था। सो बेसिकली इंडिया हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशियंट टाइम्स। शी वॉज वेल नोन फॉर इट्स एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स लाइक फाइन कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, आयरन गुड्स, प्रीसियस स्टोन्स, आइवरी एंड वुडन गुड्स। ये सब गुड्स क्या करते थे, इंडिया उस टाइम ज़्यादातर एक्सपोर्ट करती थी। ये सब क्या था, प्राइमरी प्रोडक्ट्स था। যে ব্ৰিটিছ সেই সময়তে কি কৈছিল, ব্ৰিটিছৰ শাসনকালত ভাৰতে আচলতে কি কৈছিল, প্ৰাথমিক সামগ্ৰীৰ ৰপ্তানি আৰু চূড়ান্ত দ্ৰব্যসমূহৰ আমদানি কৰিছিল। যিবিলাক নিত্য নৈমিত্তিক প্ৰয়োজনীয় বস্তু সেইবিলাক আমাৰ দেশে কি কৰিছিল, সেইবিলাক বস্তুৱে আমদানি ৰপ্তানি কৰিছিল, আৰু যিবিলাক দামী বস্তু বা তুমি ক'ব পৰা যায় আমি মূলধন জাতীয় দ্ৰব্য সেইসমূহবিলাক আমদানি কৰিছিল বাহিৰৰ দেশৰ পৰা। पहले भी मिला है जो इंडिया क्या था, सप्लायर था, रॉ मटेरियल्स का सप्लाई करते थे इंग्लैंड को, और इंग्लैंड उस रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते थे वो किसको सेल करते थे, इंडिया को सेल करते थे। तो इसी तरह इंडिया एक फीडर इकोनॉमी था ब्रिटिश पीरियड में या कॉलोनियल पीरियड में, जो कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है। द नेक्स्ट पॉइंट इज मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। भारतर वैदेशिक बाणिज्यर ऊपर एकचेटिया नियंत्रण। इंडिया वाज being a British colony during that time, we know that there was a colonial government, so India was a colony for the British. So basically India's exports or imports were limited only to the British government. Whatever the India exported, they have to exported their goods to England, and India must import it that time goods and services from England. So मतलब there was a full control in case of India's export and import by the Britain. That's why we said that the monopoly control of India's foreign trade. After the opening of Suez Canal in 1869, the transportation cost between the Great Britain and the India reduced. From that after 1869 जब Suez Canal जो है वो सुएज कैनल जब क्या ओपन हो गया था तब क्या हुआ, जो इंडिया ने ब्रिटेन से बिजनेस करने के लिए उन लोगों का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गया था, और कैनल से क्या करते थे, ब्रिटेन डायरेक्ट एक रूट पकड़ते ही, या जिससे क्या कर सकते, जो इंडिया से क्या कर सकते, ब्रिटेन से डायरेक्ट इंडिया आ सकते हैं, इग्नोरिंग व्हाट और अवॉइडिंग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे नहीं जाके डायरेक्ट क्या कर सकते थे, ब्रिटेन से इंडिया आ सकते थे उस सुएज कैनल की ज़रिए से। तो उस टाइम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ज़्यादा कम हो गया, सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ज़्यादा कम हो गया था। उसकी वजह से क्या हुआ, जो इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों मेनली किससे रिलेटेड था, इंग्लैंड से रिलेटेड होता था और इंग्लैंड से कंट्रोल होता था, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट वन इज सरप्लस ट्रेड, राही वाणिज्य। ड्यूरिंग दैट टाइम द इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज द जनरेशन ऑफ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। इट इम्प्लाइज दैट ड्यूरिंग दैट टाइम आवर एक्सपोर्ट्स एक्सीडेड व्हाट इम्पोर्ट्स। उस टाइम हमारा क्या होता था, एक्सपोर्ट सरप्लस होता था, मतलब जो कंट्री का टोटल एक्सपोर्ट था वो इम्पोर्ट से ज़्यादा था। यहाँ पे एक फॉरेन ट्रेड दिया है 1938, 1939 और 1947-48 का हिसाब से।
1938-39 से 1947-48 तक एक फॉरेन ट्रेड का हिसाब दिया है। 1938-39 पे क्या एक्सपोर्ट कितना था 169, इंपोर्ट कितना था 150। तो बैलेंस ऑफ जो ट्रेड था, बैलेंस ऑफ ट्रेड वो क्या था, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा पॉजिटिव था, या पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। 1945-46 में भी देख सकते हो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा था इंपोर्ट से। 1946-47 में भी एक्सपोर्ट ज़्यादा था इंपोर्ट से, और 1947-48 में भी एक्सपोर्ट ज़्यादा था। तो उस टाइम हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो बेसिकली क्या था, सरप्लस ट्रेड था। सरप्लस ट्रेड मतलब हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा होता था उस पीरियड में, 1938 से लेकर 1948 तक। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे status of India's infrastructure at the time of independence. So before going to status or the condition, we have to know what is infrastructure. Basically infrastructure refers to the facilities and the services which are useful for economic and social development of the country. जी एक कंट्री को इकोनॉमिकली या सोशली डेवलप करने के लिए जो भी फैसिलिटीज़ और सर्विस का ज़रूरत है, उस सब सर्विस को क्या बोलते हैं हम लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। बेसिकली कोई भी कंट्री अगर इकोनॉमिकली या सोशली डेवलप्ड होना चाहते हैं तो उसको प्रॉपर क्या चाहिए, उसको रूट सही होगा, इरिगेशन फैसिलिटी सही होगा, पावर सप्लाई सही होगा, रेलवे सही होगा। सो ये सब जो फैसिलिटीज़ है या सर्विस है, इसको एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। During colonial period, some basic infrastructure was developed in the form of roads, railways, ports, water transport, post and telegram etc. मतलब ब्रिटिश के टाइम पे क्या होता था, बेसिकली रोड, रेलवे, देन कुछ वाटर ट्रांसपोर्ट और टेलीग्राम या पोस्ट ऑफिस का क्या कुछ क्रिएट हुआ था उस टाइम पे एज इंफ्रास्ट्रक्चर हिसाब से। ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ অসমীয়াত কয় আন্তঃগাঁথনি। আন্তঃগাঁথনি বোলে সেইসমূহ সুবিধা বা সেৱাক বুজায় যিয়ে কি কৰা হয়, দেশ এখনৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক উন্নয়নত কি কৰে, সহায় কৰে। দেশ এখনৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক উন্নয়নত সহায় কৰা সুবিধাসমূহক বা সেৱাসমূহক কি বুলি কয়, আচলতে আন্তঃগাঁথনি বুলি কয়। ব্ৰিটিছৰ সময়ত ভাৰতৰ আন্তঃগাঁথনি বুলিবলৈ মেইনলি কি আছিল, ৰেল সেৱা বা ৰাস্তা ঘাট, শক্তি, জলসিঞ্চনৰ এইবিলাকেই মেইনলি উদ্দেশ্য আছিল বা সেইবিলাক হৈছিল। First one is railway service, rail हुआ। The British developed railways in India in 1853. When the first railway train was started between the Bombay to Thane, Bombay now it's called Mumbai, a distance of 34 kilometers. Since then railways were developed rapidly. ब्रिटिश ने क्या हुआ 1853 में क्या पहले रेलवे डेवलप किया था इंडिया पे। जो फास्ट रेलवे था वो बॉम्बे टू थाने था, 34 किलोमीटर। उसके बाद आज से मतलब क्या हुआ है, रेपिडली रेलवे का जो ग्रोथ हुआ वो बहुत ज़्यादा हुआ। रेलवे पे क्या होता था, बहुत सारा सुविधा उस टाइम रेलवे मिलता था, ब्रिटेन को भी मिलता था। वो लोग क्या करते थे, जो चीज़ इंपोर्ट करने के लिए या एक्सपोर्ट करने के लिए भी रेलवे यूज़ करते थे। और रेलवे में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम था। किसी भी क्या हो सकते एक दूसरी जगह से, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो या कुछ हिल एरिया हो, उस टाइम तो दार्जिलिंग भी वो लोग भी ब्रिटेन ने क्या रेलवे लाइन इस्टेब्लिश किया था, बिकॉज वो टी एक्सपोर्ट करने के लिए। तो उसी तरह ब्रिटेन ने क्या रेलवे को बहुत ही डेवलप किया था ड्यूरिंग दियर रिजिम और दियर रूलिंग, ड्यूरिंग दियर रूल। ओके, नेक्स्ट हो सकते हैं रूट्स। कंडीशन क्या था, रूट्स क्या था, ब्रिटिश ने तो रूट्स बनाया था उस टाइम। जो ब्रिटेन पे कॉलोनियल पीरियड में था, हमारा देश में रूट्स था, लेकिन वो रूट्स ब्रिटिश ने किस लिए बनाया था, उन लोगों को फ़ायदा के लिए। रूट्स का हिसाब से वो लोग रॉ मटेरियल्स ले सकते, वो रॉ मटेरियल्स या गुड को एक्सपोर्ट कर सकते, ब्रिटिश का इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल्स ले सकते। इसकी वजह से वो लोग क्या हुआ, बेसिकली रूट कंस्ट्रक्शन किया था। और मैक्सिमम रूट्स नहीं था, मतलब हर एरिया पे रूट्स नहीं था, शॉर्टेज था। क्यों था, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ फंड था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इतना पैसा नहीं देता रूट्स बनाने के लिए। यहाँ पे एक टेबल दिया है जो 1951 का हिसाब से कितना हमारा देश पे रूट्स था। नेशनल हाईवेज था कितना, 22,000 किलोमीटर। देन स्टेट हाईवे था 43,000 किलोमीटर्स। और अदर रूट्स था 33,500 किलोमीटर, 33,500 किलोमीटर था उस टाइम। और टोटल कितना था, टोटल था 4 लाख, टोटल 40
सो यह देख सकते हो मतलब कितना रूट्स या रेलवे नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज या अदर रूट्स था उस टाइम 1951 में। आज के ज़माना में मतलब अगर बोलोगे 2020-21 का हिसाब से ये बहुत इंक्रीज़ हो गया। नेक्स्ट पावर फैसिलिटीज़। उस टाइम पावर टोटल जो जनरेशन ऑफ पावर इंडिया पे क्या होता था 6.6 बिलियन किलोवाट था, 6.6 बिलियन किलोवाट। और मेजर सोर्स क्या था पावर का, जो मेजर सोर्स क्या था कोयल था 57.1%, ऑयल एंड गैस से 37.1% और वाटर से ओनली 5.8% क्या होता था पावर जनरेट होता था। और टोटल पावर जनरेशन कितना था 6.6 बिलियन किलोवाट। इरिगेशन फैसिलिटीज जो हम लोग उस टाइम 1950-51 का हिसाब से 291 मिलियन क्या एरिया पे क्या होता था कल्टीवेशन होता था। उस कल्टीवेशन का टोटल एरिया का ओनली 51.5 मिलियन एरिया पे सिर्फ इरिगेशन फैसिलिटीज़ था। मतलब टोटल जो सॉन एरिया है दैट इज़ कल्टीवेट करने का या जिस पे हम लोग क्रॉप्स प्रोडक्शन कर सकते हैं उस सब एरिया का ओनली 17% पे क्या था ये इरिगेशन फैसिलिटीज़ था। Health facilities were also quite inadequate. The spread of health infrastructure was limited to big towns. This was accessible only to a few select section of the society. ब्रिटिश का टाइम में क्या होता था हेल्थ फैसिलिटीज़ भी इतना नहीं था, सिर्फ जो बड़ा टाउन होता था सिटी होता था वो सब एरिया में हेल्थ सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली लिमिट था। और वो भी कुछ स्पेशल सेक्शन के लिए, समाज का सब सेक्शन के लिए, पोर पीपल के लिए तो उस टाइम नहीं था। बेसिकली जो रिच पीपल होता था उन लोगों के लिए ये सीमा या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ फैसिलिटीज़ सीमाबद्ध था। तो ये है क्या इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था ब्रिटिश पीरियड में, ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर किया था या ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर किया था वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।